Hello everyone. Today we are going to answer yet another question of privileged class deviance, which is a subject of LLM in all the legal institutes. The question is, what is the response of Indian legal order to the deviance of privileged classes? इंडियन लीगल ऑर्डर का रिस्पॉन्स हम लोग को स्टडी करना है इस क्वेश्चन में. Regarding deviance of privileged classes in response of Indian legal order, various steps are taken and organizations are set up to ensure its implementation, and they are namely as follows. तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं हमारे देश में in order to check the deviance of privileged classes. उनके नाम इस प्रकार हैं: विजिलेंस कमीशन, और इसके तहत हम स्टडी करेंगे इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस. पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस. ओम्बड्समैन, लोकायुक्त, लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 और 1988 दोनों ही हैं हमारे पास. आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, RTI एक्ट 2005. तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे कानून हैं हमारे पास, बहुत सारे सेटअप्स हैं टू इंश्योर कि जो हमारा प्रिविलेज क्लास है वो डेविएट ना हो, अपनी जिम्मेदारियों से विचलित ना हो. तो आइए देखते हैं एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस प्रकार काम करते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. तो पहला हम ले रहे हैं विजिलेंस कमीशन. सो इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. तो कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करता है, ये स्वयं संचालित होती है. इट इज़ गिवन द ड्यूटी ऑफ मॉनिटरिंग all the vigilance activity under the central government of India and giving advice to various authorities in central government. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके जो एक्शंस है उनको मॉनिटर करता है, ये इसकी प्राथमिक ड्यूटी है. और साथ ही साथ एडवाइस देता है वेरियस अथॉरिटीज़ हु आर इन गवर्नमेंट ऑफ who are in central government with respect to planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. तो इनके फंक्शंस में आते हैं ये कि प्लानिंग के संबंध में ये एडवाइस देंगे, एग्जीक्यूशन के संबंध में एडवाइस देंगे, रिव्यू अगर करा होगा कुछ तो उसको बताएंगे, रिफॉर्मेशन कुछ लागू होने हो तो उसके बारे में एडवाइस करेंगे. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स की यहाँ बात कर रहे हैं, CVC, कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट परमिट्स देम. ये लिमिटेशन है कि ये केवल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ये काम नहीं कर सकते. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. तो CVC का जहाँ तक प्रश्न है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, और यहाँ पे कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी. तो कमेटी रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स को. इस कमेटी में PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन होता है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंबर होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है वो मेंबर होता है. मान लीजिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई नहीं है तो फिर जो मेजर पार्टी होती है ऑपोजिशन में, उसका जो हेड होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, वो इसका मेंबर रहेगा. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ सेक्रेटेरिएट, सेकेंड इज़ चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, CTE कहते हैं हम इसको, टेक्निकल विंग होता है ये. कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, CDI विंग, जिसकी मुख्य लिमिटेशन होती है CVC की कि ये केवल एडवाइजरी बॉडी होता है. एंड सच एडवाइस में बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट कैनॉट डायरेक्ट CBI to initiate inquiries against any officer of the rank of joint secretary and above. तो इनका काम फंक्शन केवल एडवाइजरी होता है, और दुविधा ये है कि इनका एडवाइस चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट माने
और चाहे तो ना माने। वो कभी डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। दे कांट डायरेक्ट, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं वो सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनको ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप इनिशिएट करिए, आप शुरुआत करिए किसी इंक्वायरी की अगेंस्ट एनी ऑफ द ऑफिसर्स जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के समकक्ष या ऊपर हों। इट्स पावर्स आर लिमिटेड टू द डिसिप्लिनरी केसेस एंड क्रिमिनल केसेस डू नॉट फॉल अंडर इट। क्रिमिनल केसेस इनकी जो क्षमता है, इनके जो व्यवहार क्षेत्र है उससे बाहर रहते हैं। सेकंड हमको ब्रीफ में देखना है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट ईच ईयर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। तो पीएसी का जो गठन होता है वो प्रति साल हर साल होता है। किस लिए किया जाता है? ताकि ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो पैसे का उनका अप्रोप्रिएशन है, लेन देन है, उसके संबंध में ये एग्जामिन कर सके उनको। शोइंग एन अप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट क्या करती है? सरकार को पैसा देती है और वो सरकार उस पैसे का जो आय व्यय का पूरा खाता होता है उसको एग्जामिन करने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पीएसी की होती है। द एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो वार्षिक फाइनेंस अकाउंट होता है उसको भी ये चेक करते हैं, एग्जामिन करती है। एंड सच अदर अकाउंट, और इस तरह से जो अन्य सरकारी पैसा होता है उसका भी एग्जामिनेशन इनके हाथों में, इनकी ड्यूटी होती है ये। लेड बिफोर पार्लियामेंट एज द कमेटी में डीम फिट सच एज अकाउंट ऑफ ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस बॉडीज़। तो पार्लियामेंट के सामने जो पार्लियामेंट वर्क करती है तो ये सारा कुछ अपना स्टडी, एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट होते हैं उनके सामने पेश करते हैं सभी मेंबर्स के सामने, ताकि ये सबके संज्ञान में आ सके। इसमें ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी को भी इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन इसमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट कंपनीज जो कि विच आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनको शामिल नहीं करते। कमेटी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 22 मेंबर्स, 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एवरी ईयर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो कमेटी बनती है पीएसी की, इसमें मैक्सिमम 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा में हर साल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे इनको इलेक्ट किया जाता है। प्लस देर आर नॉट मोर देन 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड चेयरमैन। तो 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं और चेयरमैन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से किसी एक को स्पीकर द्वारा चेयरमैन पद पे अपॉइंट कर दिया जाता है। अ मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू कमेटी। कोई भी अगर मिनिस्टर बन गया है मेंबर तो वो इलेक्शन कमेटी पीएसी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। मान लीजिए कि वो पहले पीएसी का मेंबर बन गया था और बाद में उसको मिनिस्टरशिप ऑफ़र हुई या मिनिस्टरशिप पे वो पोस्ट हुआ, तो वो स्वतः ही मेंबर ऑफ पीएसी के पद से च्युत हो जाता है, यानी कि उसको मेंबर्स ऑफ पीएसी के पद से वो सीज हो जाता है, वो अब नहीं रहता मेंबर। तो दोनों में से कोई एक ही वो रह सकता है, या तो वो मिनिस्टर पद पे रह सकता है या फिर वो पीएसी के मेंबर के पद पे रह सकता है। मेन फंक्शन क्या होता है पीएसी का? मेन फंक्शंस ऑफ कमेटी इज द एग्जामिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रिलेटिंग टू द रेलवेज, डिफेंस सर्विसेज, PNT department and other civil ministries of the government of India, and reports of the Controller and Auditor General of India. Thereon as also the reports of Controller and Auditor General of India on revenue receipts, mainly from the basis of deliberation of the committee. तो इनके मुख्य जो फंक्शंस होते हैं उसमें एग्जामिनेशन होता है अकाउंट्स का, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो कि रेलवे, डिफेंस, पब्लिक PNT, सिविल मिनिस्ट्रीज़ से रिलेटेड होता है, और रिव्यू रिसिप्ट्स जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका रिव्यू रिसिप्ट्स की जो रिपोर्ट्स होती है वो भी इसमें इनके काम का कार्य क्षेत्र में इंक्लूडेड होती है। वाइल PAC इज़ वर्किंग, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज अपीयर बिफोर द कमेटी व्हेन एग्जामिनिंग the accounts and audit reports relating to the ministry. It proceeds by interrogation of witnesses. तो PAC का काम जब चल रहा होता है
तब मिनिस्ट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके सामने उपस्थित होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के समय, और इंट्रोगेशन यानी प्रश्न ये पूछ सकते हैं, और जो विटनेसेस आते हैं मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से उनसे ये प्रश्न करके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी में हम तीसरा ले रहे हैं शॉर्ट में, ओम्बड्समैन। ड्यू टू डीप रूटेड करप्शन इन इंडिया एंड इंक्रीजिंग रैपिडली people desire for unlimited profit and thus resorting to easy money and malpractices. This is hampering economy of the country both at individual and national level. तो हमें पता है कि हमारे भारत देश में करप्शन एक बहुत डीपली रूटेड, बहुत ही जड़ से ये जम गई है समस्या, और सभी लोग की इच्छा यही रहती है कि वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाएं, और ये प्रॉफिट कमाने के लिए वो तरह तरह के अनुपयुक्त कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, और इसी कारण से इकोनॉमी का नुकसान होता है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल और राष्ट्रीय लेवल में भी इकोनॉमी का नुकसान होता है। करप्शन एट गवर्नमेंट लेवल इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन। अब जो सरकारी क्षेत्र में करप्शन हो जाता है वो सबसे ज़्यादा गंभीर हो जाती है मामला, क्योंकि उससे सीधा सीधा नुकसान हमारे देश को और हमारे देश की जनता को होता है। सो एन ऑफिस इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस करप्शन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। इसीलिए ये ज़रूरत महसूस होती है कि एक ऑफिस सेटअप हो जिससे कि इस चीज़ को चेक किया जा सके। उसके लिए ओम्बड्समैन का हम लोगों ने उपाय किया। लुकिंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ ओम्बड्समैन, इट मीन्स इट्स अ पब्लिक एडवोकेट। ये सरकारी एडवोकेट होता है, यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, और ये गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। Who represent the interest of the public by investigating and addressing complaints of maladministration, violation of rights। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं जो देश की जनता होती है, उनके लाभ को, उनके इंटरेस्ट को, और साथ ही साथ ऐसा करने के लिए इन्वेस्टिगेशन और जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको ये लगातार चेक करते रहते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करते रहते हैं। इट इज़ एन स्कैंडिनेवियन टर्म विच मीन्स सच कमीशन who investigates and inquire into complaints against the government by citizens and forwards the reports to parliament। तो इसमें करना क्या होता है, ये एक स्कैंडिनेवियन टर्म है, और इसमें जो कमिश्नर होता है ओम्बड्समैन, वो जनता की जो कंप्लेन आती है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जनता की जो कंप्लेन होती है उसका इन्वेस्टिगेशन करके और अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करता है। ओम्बड्समैन प्रोवाइड सर्विस फ्री ऑफ चार्ज, तो ये फ्री ऑफ चार्ज इनकी सर्विसेज रहती हैं, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई डिफिशिएंट एरियाज ऑफ गवर्नेंस इन द सिस्टम। तो जहाँ जहाँ लचर व्यवस्था चल रही होती है उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे सरकारी क्षेत्र में गड़बड़ियाँ होती हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करके उसको सबके सामने ले आते हैं और पार्लियामेंट के सामने ले आते हैं कि उसको ठीक किया जाए, ताकि देश की जनता के हित की रक्षा हो सके। अचीविंग रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर कन्फर्मिंग टू द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। इन इंडिया लोकपाल मीन्स एन ओम्बड्समैन प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। तो अपने यहाँ लोकपाल बिल भी पास हो चुके हैं, और इसी का जो हिंदी वर्जन है उसको हम लोकपाल कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, लोगों का संरक्षक। इन 2013 द हिस्टोरिक लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट वॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। दिस बिल एम्स एट फाइटिंग करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर विद सम सेफगार्ड्स। तो 2013 में हिस्टोरिकल लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, सरकारी अधिकारी या नेता होते हैं, उनका करप्शन जो है चेक किया जा सके। और इसमें बड़ा बहस चली थी कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए, उनके कैबिनेट में ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। लेकिन साथ ही साथ फिर एंड में कुछ सेफगार्ड टिप्स रखते हुए प्राइम मिनिस्टर को भी इस दायरे में लाया गया। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8%, ऑफ विच 50% विल बी जुडिशियल,
50% फ्रॉम ST SC OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। तो लोकपाल में जो चेयरमैन होगा एक, और साथ ही साथ 8 पर्सन्स होंगे मैक्सिमम, जिसमें से कि 4 यानी 50% होंगे जुडिशरी से और 50% होंगे ST SC OBC माइनॉरिटीज़ और एक वुमेन कैटेगरी से। So this is to be understood that selection of chairperson and members of Lokpal is done through a selection committee। तो जो इसके members होते हैं और chairperson होते हैं लोकपाल, इनका selection committee के द्वारा selection किया जाता है। और इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है लोकसभा का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं जो कि CGI ने नॉमिनेट किया है। लोकपाल जुरिडिक्शन विल कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो सभी प्रकार के जो सरकारी नौकर होते हैं उनको इसमें कवर किया गया है। लोकपाल विल हैव पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाइक CBI फॉर केसेस रिफर्ड टू देम बाय ओम्बड्समैन। तो इसमें जो है लोकपाल के पास पावर होती है सुपरिटेंडेंस की और डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग CBI, जो कि ओम्बड्समैन केसेस रेफर करता है उनके संबंध में। सिलेक्शन ऑफ CBI डायरेक्टर विल बी रिकमेंडेड बाय हाई पावर्ड कमेटी। जो सिलेक्शन होता है CBI डायरेक्टर का, वो एक बड़ी ताकतवर कमेटी उसको रेफ़र करती है और उस कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। कोलिजियम जो है उसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, CGI होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ब्रॉड अंडर द purview of Lokpal along with the central ministers and senior officials. Directorate of prosecution will be under overall control of CBI director. At present it comes under the law ministry. He, she, whosoever is the directorate is appointed on recommendation of CVC, Central Vigilance Commission. Director of prosecution has a fixed tenure of 2 years. So 2 साल इनका समय होता है। This bill incorporates provision for attachment and confiscation of property acquired by corrupt means even while prosecution is pending. तो इस बिल में ये सुविधा है कि जितना भी करप्ट मीन्स के द्वारा एक्वायर किया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच करना या फिर उसको कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना, इसके अंदर शामिल है इस बिल के अंदर, जो लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो मैंने आपको शुरू में हेडिंग बताई थी। अब सभी कुछ इसी एक वीडियो में संभव नहीं है शामिल करना, तो वो जो बचे हुए रिस्पॉन्स टू द डिवियांस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास के पॉइंट्स हैं, हमारे हेडिंग्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। 3 इसमें शामिल हो गए, बकाया उसमें रहेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल।